हाँ जी। गुड इवनिंग जी, कैसे हैं आप सभी। हम बात करने वाले हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट एग्जाम में जो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है उसकी। हम उसकी ही बात कर रहे हैं। हमने कुछ क्लासेस एसए की हैं। दो क्लासेस में हमने एसए कैसे लिखना है, किस किस टाइप का एसए आ सकता है, एक बेसिक सा ओवरव्यू मैंने आपको दिया। इन द सेम वे दो क्लासेस मैंने लेटर के ऊपर की, जहां मैंने आपको बेसिक सी बातें बताई कि लेटर कितने टाइप के हैं, कैसे लेटर को लिखा जाता है। एक हमने सैंपल लेटर जो प्रीवियस ईयर का आया हुआ था वो भी हमने डिस्कस किया। पर्टिकुलरली हम यूट्यूब पे क्या कोशिश कर रहे हैं कि एक बार जो सिलेबस है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का, उसके बारे में आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिल जाए और आपको ये पता लगे कि उसे कैसे टैकल किया जाता है, उस सिलेबस को कैसे करना है। हम कुछ ऐसा ही प्लान करेंगे कि बेसिकली क्या होगा, जैसे एसए की डिस्कशन कर ली, लेटर की डिस्कशन कर ली, आज हम ट्रांसलेशन की बात करने वाले हैं कि ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। फिर इसके बाद में प्रेसी की बात करेंगे। एक बार आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का ओवरव्यू मिल जाए कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कैसे करनी है, क्या क्या चीजें आने वाली है। फिर कुछ ऐसा करेंगे कि यूट्यूब पे डेली जो एक क्लास हम कर रहे हैं, डेली का मतलब है भाई 5 डेज, यानी मंडे टू फ्राइडे हम एक ऐसी क्लास करेंगे जिसमें हम एक ऐसे, एक लेटर, एक प्रेसी और एक ट्रांसलेशन को कवर करें। पहले मैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की आपकी प्रैक्टिस करवाना चाहूंगा यूट्यूब के ऊपर भी। उसके बाद में हम इस 20 नंबर वाला जो सिस्टम है, जो ग्रामर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स है, फिर उसकी बात भी हम कर लेंगे। हालांकि वो बातें मैंने बैच पे भी ऑलरेडी पढ़ाई हुई हैं। तो देखो, एक बार आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं ना, आज डिस्कशन किसकी कर रहे हैं, आज डिस्कशन रहने वाली है हाउ टू ट्रांसलेट। भाई आज डिस्कशन रहने वाली है, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है हाउ टू ट्रांसलेट, यानी ट्रांसलेशंस कैसे करते हैं। देखो, किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए आपको तीन बातों का ध्यान रखना होता है। आज के सेशन में मैं उन तीनों बातों के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूं। देखो, आपके पास हिंदी में अगर कोई भी सेंटेंस है ना बेटा, हिंदी का कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में अगर हमें ट्रांसलेट करना है तो हमें तीन बातों पे ध्यान देना है। वो तीन बातें कौन सी रहने वाली है? हिंदी का कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें तीन बातों पर ध्यान देना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात होती है, आपको सेंटेंस का सब्जेक्ट पहचानना चाहिए। आप ट्रांसलेट तभी कर पाएंगे जब आपको थोड़ी सी ग्रामर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। ट्रांसलेशन करना आसान है, ट्रांसलेशन बस प्रैक्टिस मांगता है। एक बार समझाया बच्चों को समझ में आ जाता है। हाँ, बच्चों को प्रैक्टिस अच्छी खासी करनी पड़ती है। आपके एग्जाम में पूरा पैराग्राफ आएगा जिसे आप ट्रांसलेट करेंगे। स्टार्ट विद में हम बिल्कुल पैराग्राफ से तो शुरुआत नहीं कर सकते, हम लाइंस की ट्रांसलेशन से सीखेंगे कि आप सिंपल सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करो। फिर धीरे धीरे कंपाउंड सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, फिर एक पैराग्राफ को ट्रांसलेट करना सीख लेंगे। अब आप मेरी बात समझना, हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट की। देखो, सब्जेक्ट क्या होता है, बिल्कुल बेसिक सी बात है ये, ग्रामर का बहुत ही बेसिक सा फंडा है, हमने पढ़ा भी है कि सब्जेक्ट किसी सेंटेंस का टॉपिक या फिर टाइटल होता है। अगर मैं आपसे पूछूं भाई सब्जेक्ट क्या है, तो आप कहोगे किसी सेंटेंस के टॉपिक या टाइटल को हम सब्जेक्ट कहते हैं। टॉपिक टाइटल का मीनिंग है जिसके बारे में बात की जा रही है, यानी सेंटेंस में बात उसी की जा रही है ना। सब्जेक्ट का मीनिंग क्या हुआ? सब्जेक्ट का एक साधारण सा मीनिंग हुआ, सेंटेंस का टॉपिक है, सेंटेंस का टाइटल है और सेंटेंस के बारे में बात उसी की हो रही है, सेंटेंस में उसी के बारे में बात हो रही है, यानी कि टॉक्ड अबाउट है। जैसे मैंने आपके सामने बोला, मैंने बोला रवि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो मेरे सेंटेंस में मैं बात किसकी कर रहा हूं? मैं रवि की बात कर रहा हूं, तो रवि मेरे सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाने वाला है। मैंने बोला उसका घर बहुत बड़ा है, तो मैंने किसकी बात की? उसके घर की बात की, तो जो उसका घर है ना, वो सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ। यानी बेटा, ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहली चीज है कि तुम्हें यह पता लगे कि पूरे सेंटेंस में बात किसकी हो रही है, क्योंकि ग्रामर का स्ट्रक्चर यही है। ग्रामर कहती है ऐसी है कि सेंटेंस की शुरुआत आमतौर पर सब्जेक्ट से होती है। सेंटेंस की शुरुआत आमतौर पे सब्जेक्ट से होती है, ग्रामर ऐसा बोलती है। तो इसीलिए जरूरी है कि सब्जेक्ट को पहचान पाना, सेंटेंस का टॉपिक पहचान पाना, सेंटेंस का टाइटल पहचान पाना। आज के सेशन में बेसिक बेसिक बातें बताऊंगा, कल इसी से रिलेटेड क्लास करूंगा, कल इन बातों को और डेप्थ में लेके चलूंगा। आज ट्रांसलेशन की फर्स्ट क्लास है, तो हो सकता है किसी को ऐसा भी लगे कि ये बात बहुत ईजी है। बिल्कुल ईजी है, लेकिन सीखना पड़ेगा, तो यहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी।
तो एक तो हमने सब्जेक्ट की बात कर ली है, हमने देख लिया है कि सब्जेक्ट सेंटेंस का टॉपिक या फिर टाइटल है। दूसरे नंबर पे ना आपको सेंटेंस में वर्ब को पहचानना होता है कि वर्ब सेंटेंस में क्या है, वर्ब सेंटेंस में क्या कह रही है, वर्ब किस चीज को डिस्प्ले कर रही है या वर्ब क्या रिप्रेजेंट कर रही है। भाई हिंदी से इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस अगर तुम्हें बनाना पड़ रहा है तो तुम्हें क्या समझना पड़ेगा, तुम्हें उसको सब्जेक्ट पहचानना पड़ेगा और तुम्हें उसकी वर्ब को भी पहचानना पड़ेगा, क्या सब्जेक्ट है और क्या वर्ब है। अब देखो सब्जेक्ट तो सेंटेंस का टॉपिक या टाइटल है, अगर मैं वर्ब की बात करूं तो वर्ब क्या करती है। सब्जेक्ट की तो हम बात करते होते हैं, वर्ब क्या है, वर्ब वो है जो हमें सब्जेक्ट की बात बताए, टेल्स अस अबाउट सब्जेक्ट। वर्ब वो है जो हमें सब्जेक्ट की क्या करे, बात बताए, टेल्स अस अबाउट सब्जेक्ट, यानी वर्ब हमें सब्जेक्ट के बारे में बात बताती है। वर्ब हमें सब्जेक्ट के बारे में क्या करती है, बात बताती है, टेल्स अस अबाउट सब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब क्या क्या बातें बता सकती है यार सब्जेक्ट के बारे में, देखना। वर्ब या तो बता सकती है पहले नंबर पे तो सब्जेक्ट की स्टेट बता सकती है, यानी हो सकता है उस सेंटेंस में, जो सेंटेंस आपके सामने आया आपको उसे ट्रांसलेट करना है, हो सकता है यार उस सेंटेंस में कोई एक्शन हो ही ना रहा हो, उस सेंटेंस में सब्जेक्ट की कोई स्टेट बताई जाती हो, उस सेंटेंस में सब्जेक्ट की क्या बताई जा रही हो, कोई बेसिक सी स्टेट बताई जा रही हो, तो ऐसा भी बिल्कुल पॉसिबल है। देखना मैं यहाँ लिखता हूँ, यार मेरी हिंदी की हैंडराइटिंग में काफ़ी गलतियाँ हो सकती हैं तो प्लीज़ भाई उसको इग्नोर करना, मेरे को हिंदी ज़्यादा लिखनी नहीं आती है। लेकिन फिर भी आज मेरे पास पीपीटी नहीं थी तो मैंने सोचा बता ही देता हूँ क्लास लेके। पीपीटी कल ले आऊँगा, उसमें हिंदी के सेंटेंसेस होंगे, वहाँ से हम प्रैक्टिस कर लेंगे। आज हम बेसिक बेसिक बातें कर रहे हैं। मैंने लिखा राम मेरा दोस्त है, मैंने क्या लिखा, राम मेरा दोस्त है। सबसे पहला काम है सेंटेंस का सब्जेक्ट पहचानना। आमतौर पे सेंटेंस का सब्जेक्ट शुरुआत में ही लिखा जाता है। यहाँ बात किसकी हो रही है, यहाँ राम की बात हो रही है, तो मेरे को देखते ही पता लग रहा है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है जी, राम है। अब मुझे पता लग रहा है कि इस सेंटेंस में वर्ब ढूंढनी है, इस सेंटेंस में वर्ब ढूंढनी है। पहले तो ये बताओ क्या यहाँ ये पता लग रहा है कि राम कोई काम करता है, ना जी। मैंने सिंपल बोला राम मेरा दोस्त है, यहां क्या पता लग रहा है, यहां पता लग रहा है कि यार राम कौन है। यहां किसका आंसर आ रहा है, सेंटेंस क्या बता रहा है कि राम कौन है। अगर सेंटेंस में कौन या कैसा का आंसर आए ना तो आप समझ जाओ उस सेंटेंस में ना सब्जेक्ट की स्टेट बताई गई है, उस सेंटेंस में क्या बताई गई है, सब्जेक्ट की स्टेट बताई गई है। तो मैंने देखा राम मेरा दोस्त है में सब्जेक्ट तो राम ही है, लेकिन यहां पे कोई भी क्या नहीं हो रहा, एक्शन नहीं हो रहा, यानी यहां पे सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा, बल्कि सब्जेक्ट की एक क्या बताई जा रही है, स्टेट बताई जा रही है, बिल्कुल। और अब आपने देखना स्टेट कैसी है, यानी स्टेट का मतलब क्या है, स्टेट का मीनिंग होता है कि सब्जेक्ट कौन है या सब्जेक्ट कैसा है। यानी हिंदी के किसी सेंटेंस में अगर मैं आपसे कहूं कि यहां कोई एक्शन नहीं हो रहा बल्कि यहां सब्जेक्ट की स्टेट बताई गई है, तो आप क्वेश्चन करके देखना, वो सेंटेंस ये बताएगा कि सब्जेक्ट कौन है या सब्जेक्ट कैसा है। जैसे मैंने बोला राधा बीमार है, मैंने क्या बोला, राधा बीमार है, सेंटेंस में सब्जेक्ट तो राधा ही है। अब राधा कोई काम नहीं कर रही, राधा कैसी है, राधा बीमार है। मैंने बोला पूनम आज बहुत खुश है, अब सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट तो पूनम ही है, लेकिन पूनम अभी भी कोई काम नहीं कर रही सेंटेंस में, हम कह रहे हैं पूनम कैसी है, पूनम आज बहुत खुश है। तो आप ये समझो अगर हिंदी से इंग्लिश किसी भी सेंटेंस की बनानी है, पहली प्रायोरिटी है सब्जेक्ट को पहचानना। ऑलमोस्ट हर बच्चा सब्जेक्ट को पहचान जाता है, कोई भी बड़ी बात नहीं है, सेंटेंस का टॉपिक टाइटल है जिसकी हम बात करते हैं। दूसरी बात होती है वर्ब को पहचानना। अब वर्ब को कैसे पहचानोगे, अब वर्ब को पहचानने के लिए आपको सेंटेंस का मीनिंग पकड़ना पड़ेगा। या तो ये बताया जाएगा कि सब्जेक्ट कौन है या कैसा है, अगर ये बता दिया जाए सब्जेक्ट कौन है या कैसा है तो आप समझ जाना उस सेंटेंस में, तो आप समझ जाना उस सेंटेंस में जो वर्ब है ना वो वास्तव में क्या बता रही है, वो सब्जेक्ट की स्टेट बता रही है ना, कौन या कैसा का आंसर आए तो। दूसरा सिनेरियो भी ऐसा निकल के आ सकता है कि सेंटेंस में जो वर्ब है ना वो सब्जेक्ट की स्टेट नहीं बता रही, वो सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कोई एक्शन बता रही है। जैसे मैंने आपके सामने एक सेंटेंस और बनाना है, मैं आपके सामने एक सेंटेंस और बनाता हूं। मैं कहता हूं पूनम एक टीचर है, मैंने सेंटेंस बोला बेटा पूनम एक टीचर है, सब्जेक्ट कौन है, पूनम है ना। क्या पूनम इस सेंटेंस में कोई काम कर रही है, क्या सेंटेंस बता रहा है कि पूनम कोई काम कर रही है, नहीं। क्या सेंटेंस ऐसा कह रहा है कि पूनम खाना खा रही है,
पूनम खाना बना रही है, पूनम ने खाना बनाया था, पूनम खाना खा चुकी है, पूनम खाना खाएगी, पूनम खाना खा रही थी, ऐसी कोई बात नहीं हो रही। यानी इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं पता लग रहा। सेंटेंस बता रहा है पूनम एक टीचर है, तो सब्जेक्ट तो है पूनम, और जो वर्ब है ना वो पूनम की स्टेट बता रही है। पूनम कौन है, कैसी है पूनम, कौन है पूनम, पूनम एक टीचर है। तो वर्ब यहां सब्जेक्ट की एक स्टेट को डिस्क्राइब कर रही है। इन द सेम वे किसी सेंटेंस में स्टेट बताई जाती है, किसी सेंटेंस में एक्शन बताया जाता है, किसी सेंटेंस में स्टेट बता दी जाती है, किसी सेंटेंस में एक्शन बता दिया जाता है। यानी मैं यहाँ पे अगर लिखूं ना, इस वर्ब के बारे में बात करूं, यानी आप जब सेंटेंस की वर्ब ढूंढोगे तो आपको क्या मिलने वाला है। आप वर्ब ढूंढोगे ना तो हो सकता है उस सेंटेंस में सब्जेक्ट की स्टेट बताई गई हो। यह घर बड़ा है ना, यह घर कैसा है, यह घर बड़ा है। तो कौन या कैसा का जो आंसर है ना वो स्टेट बता रहा है। और या फिर हो सकता है कोई एक्शन बता दिया जाए, मैं हर रोज इस घर को साफ करता हूं। अब सेंटेंस में सब्जेक्ट बन गया मैं हर रोज इस घर को साफ करता हूं। अब सेंटेंस में सब्जेक्ट बन गया मैं, और मेरे द्वारा किया गया एक्शन क्या है, घर को साफ करना। तो ये एक्शन है, साफ करता हूं, ये एक एक्शन है। यानी आप एक बात समझो, सेंटेंस बनाने के लिए दो चीजों की नॉलेज होनी होनी चाहिए। एक सब्जेक्ट पता होना चाहिए, एक वर्ब पता होना चाहिए। सेंटेंस बनाने के लिए दो चीजों की नॉलेज होना अति आवश्यक है। एक सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए और एक वर्ब की नॉलेज होनी चाहिए। फिर हम बात कर रहे हैं कि जो सब्जेक्ट है वो तो आपको पहचान में आ जाएगा। अब आप वर्ब को सेंटेंस के मीनिंग से पहचानते हो। सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरुआत में लिखा जाता है और जो वर्ब है वो सेंटेंस के मीनिंग से पता लगेगी। या तो सेंटेंस में सब्जेक्ट की स्टेट बताई जा रही है कि सब्जेक्ट कौन है या कैसा है। अगर कौन कैसा का उत्तर आए तो आप समझ जाओ कि जो वर्ब है वो सब्जेक्ट की स्टेट बता रही है। या फिर सेंटेंस में कोई काम बताया जाएगा, जैसे मैंने अभी आपके सामने बोला था ना कि राम एक टीचर है, और फिर मैंने बोल दिया भाई राम मैथ पढ़ा रहा है। राम अभी क्या कर रहा है, राम अभी पढ़ा रहा है। तो ये पढ़ा रहा है ये एक एक्शन है। यानी पहली प्रायोरिटी तो ये है कि तुम्हें ये पता लगे स्टेट क्या है और एक्शन क्या है। आज का जो सेशन है एक बेसिक सी अप्रोच है। कल कुछ प्रैक्टिस सेंटेंस आपके सामने रखूंगा जिनमें हम सब्जेक्ट भी पहचानने वाले हैं, जिनमें हम ये भी पहचानेंगे कि स्टेट बताई जा रही है, एक्शन बताया जा रहा है। आज हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं, ट्रांसलेशन सीखने की कोशिश कर रहे हैं, एक आइडिया सा जनरेट कर रहे हैं कि कैसे चीजें बनती है। ठीक है, तो अब आपने क्या देखा, स्टेट में क्या पता लगता है भाई। स्टेट अगर बताए, अगर वर्ब सब्जेक्ट की स्टेट बता रही है तो वर्ब वास्तव में क्या बता रही होती है। वर्ब बता रही होती है कि सब्जेक्ट कौन है या फिर सब्जेक्ट कैसा है। और अगर एक्शन बताए तो क्या पता लगता है, एक्शन में पता लगता है कि भाई सब्जेक्ट ने क्या काम किया है, सब्जेक्ट क्या करता है ना, सब्जेक्ट क्या करता है। या फिर हो सकता है सब्जेक्ट क्या करता था, या फिर हो सकता है सब्जेक्ट क्या करेगा, सब्जेक्ट क्या करने वाला है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, ऐसे पता लगेगा। तो हम बात कर रहे हैं, एक सिंपल साधारण सी बात कर रहे हैं कि अगर किसी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो पहली जानकारी चाहिए सब्जेक्ट की। पहली जानकारी क्या चाहिए, सब्जेक्ट की। और दूसरी जानकारी चाहिए वर्ब की। वर्ब में ये पता करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट की स्टेट बताई गई है। और या ऐसा है अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट की स्टेट नहीं बताई गई तो पॉसिबिलिटी है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट का एक्शन बताया गया है। सेंटेंस में सब्जेक्ट का क्या बताया गया है, एक्शन बताया गया है। तो फिर कौन सा एक्शन है, फिर कौन सा एक्शन है। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल और लिखता हूं जिससे आपको बात और ज्यादा क्लियर होगी। ये लो, मदन 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 के लिए क्या लिखें, मदन ब्रेड डैश है। अब देखो, अब आप इस सेंटेंस को नोटिस करोगे ना तो दो चार बातें तो आपको क्लियर पता हो जाएंगी। आपको पता लग गया कि जो मदन है ना, मदन ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है क्योंकि इसी की बात हो रही है। अब आप वर्ब ढूंढ रहे हो, अब आपने वर्ब ढूंढी, आपने देखा क्या स्टेट हो सकती है, मदन ब्रेड है। मदन तो ब्रेड हो ही नहीं सकता, मदन तो कोई इंसान है यार, ब्रेड कोई चीज है। तो हमें पता लग रहा है कि मदन तो सब्जेक्ट है और ब्रेड कोई चीज है, और मदन किसी काम को कर रहा है।
मदन इस ब्रेड के ऊपर कोई काम कर रहा है, तो मेरे को ना थोड़ा सा सेंस से पता लग रहा है कि यहाँ पे ना वर्ब जो है ना वो स्टेट नहीं बता सकती। स्टेट बताएगी तो बन जाएगा मदन ब्रेड है, मदन तो ब्रेड हो ही नहीं सकता। तो मेरे को पता लग रहा है कि जो वर्ब है ना वो वास्तव में क्या बताने वाली है, कोई ना कोई एक्शन बताने वाली है। अब आपको एक्शन समझना है। अब देखो एक्शन बदलेंगे तो सेंटेंस का मीनिंग भी बदलेगा। मैंने लिखा, पहले नंबर पे मैंने लिखा, देखना, मदन ब्रेड बेचता है। पहला मैंने लिखा मदन ब्रेड बेचता है। दूसरे नंबर पे मैंने क्या लिखा, मदन ब्रेड खरीदता है। एक सेंटेंस बन गया मदन ब्रेड बेचता है, एक सेंटेंस बन गया मदन ब्रेड खरीदता है, एक सेंटेंस मैंने लिख दिया मदन ब्रेड बनाता है, एक सेंटेंस मैंने लिख दिया मदन ब्रेड खाता है। आप समझ रहे हो क्या इस बात को कि अलग अलग एक्शन हो रहे हैं सेंटेंस में। यहां मान लो एक सेंटेंस बना लिया हमने, मदन ब्रेड बेचता है, या मैंने बना दिया मदन ब्रेड बनाता है ना, मदन ब्रेड बनाता है, भाई मदन की फैक्ट्री है। या फिर मैंने लिख दिया मदन ब्रेड खरीदता है, या फिर मैंने लिख दिया मदन ब्रेड खाता है। तो आप ये बात समझने की कोशिश करो कि पहले नंबर पे सब्जेक्ट की पहचान करो, फिर ये पहचान करो कि जो वर्ब है वो स्टेट बता रही है या वो एक्शन बता रही है। पहले नंबर पे आप क्या करो, सब्जेक्ट की पहचान करोगे, फिर आप ये पहचान करोगे कि जो वर्ब है वो क्या बता रही है, वो सब्जेक्ट की स्टेट बता रही है या सब्जेक्ट का एक्शन बता रही है। अब जैसे तुम पहचान जाओ कि सब्जेक्ट का एक्शन बताया जा रहा है, तो आप पहचानो कि वो एक्शन कौन सा है। ब्रेड को बेचने का एक्शन हो रहा है, ब्रेड को बनाने का एक्शन हो रहा है, ब्रेड को खरीदने का एक्शन हो रहा है, या ब्रेड को खाने का एक्शन हो रहा है। यानी उस एक्शन की टाइप समझ लो, उस एक्शन की क्या समझ लो, टाइप समझ लो। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? ये लो, एक और सेंटेंस डालता हूं, चीज थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी। एक और सेंटेंस से चीज थोड़ी सी और क्लियर होने वाली है। मैं इंग्लिश, मान लो मैंने इतना ही सेंटेंस लिखा, मैं इंग्लिश, इतना ही सेंटेंस बनाया मैंने। अब आप देखो ना, इस सेंटेंस को देखते ही आपको पता लग गया मैं से कि यार ये तो सब्जेक्ट है। अब मैं तो इंग्लिश हो नहीं सकता, इसका मतलब आपको पता लग गया कि यहां स्टेट तो हो नहीं सकती, मैं इंग्लिश थोड़ी हूं। यहां पता लगेगा कि यहां कोई ना कोई एक्शन डिनोट होगा। अब बारी आएगी कि एक्शन क्या हो सकता है। अब उस एक्शन की पहचान करेंगे सेंटेंस को देख के। अलग अलग सेंटेंस बन सकते हैं। मैं इंग्लिश पढ़ता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मैं इंग्लिश बोलता हूं, मैं इंग्लिश लिखता हूं, मैं इंग्लिश सीखता हूं। यानी जैसे जैसे मैं अलग अलग वर्ड्स बोल रहा हूं ना, जैसे जैसे मैं अलग अलग वर्ड्स बोल रहा हूं, सेंटेंस का क्या चेंज हो रहा है, मीनिंग चेंज हो रहा है, क्योंकि अब सेंटेंस में एक्शन बदल रहा है। तो साधारण सी भाषा में अगर मैं आपसे कहूं ना कि क्या पहचानना है, अगर हिंदी से इंग्लिश में आपको कोई सेंटेंस बनाने की आवश्यकता पड़े, हिंदी से इंग्लिश में कोई सेंटेंस बनाना पड़े, सबसे पहले सब्जेक्ट पहचान लिया करो बेटा। सब्जेक्ट पहचानने के बाद वर्ब पहचान लिया करो कि वर्ब क्या बता रही है। वर्ब एक्शन बता रही है कोई, या फिर वर्ब स्टेट बता रही है। पहले मुझे स्टेट लिखना चाहिए ना। वर्ब सब्जेक्ट की कोई स्टेट बता रही है, या फिर वर्ब सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कोई एक्शन बता रही है। आपको ये समझ लेना है। अगर स्टेट बता रही है तो फिर ये पहचान लेना है कि भाई स्टेट कब की है। राम मेरा दोस्त है, ये जो है ना, ये कौन सी स्टेट को दिखा रहा है? ये प्रेजेंट की स्टेट को दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को घुमा दूं, है ना यार, मैं इसी सेंटेंस को घुमा दूं, मैं लिख दूं राम मेरा दोस्त था। अब आपको पता लग गया, जैसे ही मैंने था किया, आपने देखा सब्जेक्ट तो राम ही है, अभी भी यहाँ पे स्टेट ही बताई जा रही है, लेकिन स्टेट बदल गई। अब प्रेजेंट की स्टेट ना होके अब कब की स्टेट बन गई यार, पास्ट की स्टेट बन गई। तो अगर तो स्टेट है ना दोस्तों, अगर क्या है, स्टेट है, तो आपको ये पहचानना है स्टेट प्रेजेंट की है, स्टेट पास्ट की है, या स्टेट फ्यूचर की है। राम मेरा दोस्त है, राम सब्जेक्ट है, वर्ब जो है स्टेट ही बता रही है, राम कौन है, मेरा दोस्त है, और प्रेजेंट की स्टेट बता रही है। राम मेरा दोस्त था, सब्जेक्ट कौन है, अभी भी राम ही है, वर्ब अभी भी स्टेट बता रही है, राम कौन था, राम मेरा दोस्त था। और स्टेट कैसी है, स्टेट पास्ट की स्टेट है। कह दूं राम मेरा दोस्त होगा, राम क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया।
अभी भी वर्ब एक्शन नहीं बता रही, राम के द्वारा किया गया कोई काम नहीं बता रही, राम की स्टेट ही बता रही है। राम क्या होगा? राम मेरा दोस्त होगा। तो स्टेट ही बताई जा रही है, और स्टेट अब की बार फ्यूचर की है, अभी दोस्त नहीं है, होगा। तो पहले नंबर पे सब्जेक्ट पहचान लो, दूसरे नंबर पे वर्ब को देख के पता लगाओ स्टेट है या एक्शन है। अगर स्टेट है तो ये पता लगाओ स्टेट प्रेजेंट की है, पास्ट की है, या फिर स्टेट फ्यूचर की है। अगर स्टेट है ना बेटा, तो फिर ये पता लगाना है कि स्टेट प्रेजेंट की है, पास्ट की है, या फ्यूचर की है। जैसे मैं यहां लिखता हुआ चलता हूं, वर्ब को पहचानो, पता लगाओ वर्ब क्या बता रही है, स्टेट बता रही है, एक्शन बता रही है। अगर वर्ब स्टेट बता रही हो सेंटेंस में, तो फिर पता लगाओ कि स्टेट कब की है, प्रेजेंट की स्टेट है, पास्ट की स्टेट है, या फिर फ्यूचर की स्टेट है। बेटा प्रेजेंट की स्टेट बताने के लिए ना आपके पास यही वर्ब्स हैं, इज, एम, आर। पास्ट की स्टेट बताने के लिए आपके पास ये पास्ट वाली वर्ब है, वॉज या वर। और अगर फ्यूचर की स्टेट आपने बतानी है तो आपके पास विल बी है। देखना, राम इज माई फ्रेंड, राम वॉज माई फ्रेंड, राम विल बी माई फ्रेंड। दिस रूम इज स्पेशियस, ये कमरा बड़ा है, ये कमरा बड़ा है। दिस रूम इज स्पेशियस, ये कमरा बड़ा था। दिस रूम वॉज स्पेशियस, ये कमरा बड़ा होगा। दिस रूम विल बी स्पेशियस। सब्जेक्ट पहचान लो, सब्जेक्ट को लिख लो, वर्ब पहचान लो, स्टेट या एक्शन है ये पहचान लो। अगर स्टेट है तो पहचान लो प्रेजेंट की है, पास्ट की है, या फ्यूचर की है। अगर प्रेजेंट की है तो इज एम आर लगा दो, अगर पास्ट की है तो वॉज वर लगा दो, अगर फ्यूचर की है तो विल भी लगा दो। पेपर में पैराग्राफ ट्रांसलेट करना आएगा, लेकिन सीधा सीधा 10वीं क्लास नहीं हो सकती। पहले नर्सरी, प्री नर्सरी, दूसरी, पांचवी, आठवीं करनी पड़ेगी, तब 10वीं में आएंगे। तो ये ना नर्सरी प्री नर्सरी है, सीधा सीधा पैराग्राफ पे नहीं आएंगे। पहले सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के पीछे की थ्योरी समझेंगे, फिर सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके देखेंगे, फिर दो दो सेंटेंसेस को जोड़ना सीख जाएंगे, उसके बाद पैराग्राफ को ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे। हो जाता है, लगभग हो जाता है। डन है, स्टेट समझ में आ गई आपको। अब देखना, या तो वर्ब ने स्टेट बताई थी, या फिर हो सकता है वर्ब ने स्टेट नहीं बताई, वर्ब ने क्या बताया था, एक्शन। एक्शन का मीनिंग सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कोई काम, कि वर्ब ने एक्शन बताया, और कोई ये बताया कि सब्जेक्ट ने क्या एक्शन किया है। अब आप सिंपल सी बात समझना, बिल्कुल साधारण सी बात समझना। देखो मैं लिखता हूं यहां पे, देखना, वह गाना गाती है। अगला देखना, वह गाना, यार हिंदी की राइटिंग को भाई एक्सक्यूज करना, गलत हो सकता है लिखा हुआ, मेरे को नहीं पता, इसको ऐसे ही लिखते हैं क्या, गाएगी। वह गाना गाएगी, उसने गाना गाया था, वह गाना गा रही है। ये लो, वह गाना गा रही थी। वह गाना गा चुकी है। बेसिकली ऑफलाइन में तो बच्चों को ये चीजें पढ़ाई जाती है, स्पोकन इंग्लिश के जब बच्चे आते हैं तो उन्हें सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं आती, तो उनको ये सेंटेंस फॉर्मेशन सिखाया जाता है। लेकिन कंपटीशन में ये चीजें पढ़ाना अपने आप में थोड़ा सा वो है, ऑनलाइन में वो भी, क्योंकि यहाँ ऐसा भी लगता है कि यार ये चीजें बिल्कुल सिंपल है, ये तो बच्चे को पता ही होगी। नहीं पता तो कोई बात नहीं भाई, सीख लो। पता है तो 2 की स्पीड पे वीडियो देख लो, सीधी सी बात है। वह गाना गाती है, आप एक बात देखोगे ना, हर सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है ना बेटा, हर सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो शी ही है। हर सेंटेंस में हम शी की ही बात कर रहे हैं। वह गाना गाती है, वह गाना गाएगी, उसने गाना गाया था, वह गाना गा रही है, वह गाना गा रही थी, वह गाना गा चुकी है। हर सेंटेंस में हम शी की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट तो शी है।
हर सेंटेंस में अगर मैं देखूं ना वर्ब क्या कर रही है, वर्ब कोई एक्शन बता रही है, स्टेट बता रही है। यहां देखो वर्ब कोई भी स्टेट नहीं बता रही। स्टेट तो तब बताई जाती जब ऐसा आता वह एक गायिका है, तो पता लगता कि वह कौन है, वह एक गायिका है, तो स्टेट बताई जाती। यहाँ कोई स्टेट नहीं बताई जा रही। यहाँ हर सेंटेंस में ना एक एक्शन बताया जा रहा है। तो दो काम तो आपने कर लिए, आपने सब्जेक्ट पहचान लिया, आपने ये पहचान लिया वर्ब को देखते हुए कि यहाँ पे एक एक्शन बताया जा रहा है। और अब थर्ड नंबर पे सबसे जरूरी बात है, थर्ड नंबर की बात सबसे जरूरी है। हर सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम है, हर सेंटेंस में सब्जेक्ट शी ही है, हर सेंटेंस में एक्शन कौन है जी, हर सेंटेंस में एक्शन ये गाना ही है। ठीक है, लेकिन एक बात समझने की कोशिश करो, एक्शन मतलब यहाँ पे जो काम हो रहा है वो गाना गाने का ही हो रहा है। हर सेंटेंस का मीनिंग अलग है, हर सेंटेंस का मीनिंग अलग है, क्योंकि जो आपका एक्शन है ना, वहां एक्शन की स्टेज अलग है। बेटा हर सेंटेंस का मीनिंग अलग है, क्योंकि हर सेंटेंस में एक्शन की क्या अलग है, हर सेंटेंस में एक्शन की स्टेज अलग है, इसीलिए हर सेंटेंस का मीनिंग भी क्या है जी, अलग है। हर सेंटेंस में एक्शन की स्टेज अलग है, इसीलिए हर सेंटेंस में एक्शन का इसीलिए हर सेंटेंस का मीनिंग भी अलग है। सारों का सब्जेक्ट सेम है, सारों में स्टेट नहीं है, एक्शन है। एक्शन भी सेम है, सिंग, एक्शन क्या है, सिंग, लेकिन एक्शन की स्टेज अलग है। पहले सेंटेंस में वह गाना गाती है, इसका मीनिंग है वो गाना गाती है, अक्सर गाती है, उसने आज भी गाया होगा, उसने कल भी गाया था, वो आज शाम को भी गाएगी। वह गाना गाती है का मीनिंग क्या है, वह गाना गाती है का मीनिंग है कि वह आज, उसने आज भी गाना गाया है, उसने कल भी गाना गाया था, वह आगे भी गाना गाएगी। एक्शन की स्टेज बदल रही है। दूसरा सेंटेंस है वह गाना गाएगी, वह गाना गाएगी का मीनिंग क्या है, वह गाना गाएगी का मीनिंग क्या है, आज नहीं गाया, अभी तक नहीं गाया, गाएगी, एक्शन की स्टेज है। पहले सेंटेंस में पता लग रहा है, पहले सेंटेंस में कि एक्शन बार बार होता है, दूसरे में पता लग रहा है एक्शन अभी हुआ ही नहीं, एक्शन होने वाला है, एक्शन होएगा। तीसरा सेंटेंस है उसने गाना गाया था, हमें पता लग रहा है एक्शन बार बार नहीं है, एक्शन हुआ था पास्ट में, एक्शन हुआ था, एक्शन बार बार नहीं हो रहा, एक्शन हुआ था। दूसरे फोर्थ सेंटेंस में देखना, वह गाना गा रही है, इसका मीनिंग है एक्शन अभी जारी है, हम जब बात कर रहे हैं उस मोमेंट पे वो गाना गा रही है, उस टाइम पे वो काम जारी है। अगला सेंटेंस है वह गाना गा रही थी, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ एक्शन जारी था। वह गाना गा रही थी मतलब एक्शन जारी था, पास्ट की बात है, पास्ट में एक्शन फिनिश नहीं है। फिनिश तो ये उसने गाना गाया था, ये भी पास्ट है, लेकिन ये दिखा रहा है कि एक्शन फिनिश है। वह गाना गा रही थी, इसका मीनिंग है पास्ट में किसी मोमेंट पे ये काम जारी था। और फिर एक और आया, वह गाना गा चुकी है, एक और क्या सेंटेंस आया, वह गाना गा चुकी है, इसका मतलब है ये एक्शन फिनिश हो गया, ये एक्शन अभी अभी फिनिश हुआ है। कोई स्टेज इवेंट है, सारे स्कूल स्कूल के सारे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमारी फ्रेंड है, हमने बोला इसका गाना सुनना है, उन्होंने बोला ये तो गा चुकी, इसने तो शुरुआत में ही गा दिया था, तो लेट आया, तेरे आने से पहले इसने गाया था, इसकी पहली दूसरी परफॉर्मेंस थी। तो तुम्हें ये बातें समझनी पड़ेंगी कि हिंदी से इंग्लिश में कोई सेंटेंस कैसे बनता है। हिंदी से इंग्लिश में कोई सेंटेंस तभी बन पाएगा जब आपको उस सेंटेंस की तीन बातें पता होंगी। हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए उस एक्शन का सब्जेक्ट, उस सेंटेंस का सब्जेक्ट। हिंदी से इंग्लिश में कोई सेंटेंस तभी बन पाएगा जब सेंटेंस की तीन बातें आपको पता है। पहली बात है आपको उस सेंटेंस का क्या पता होना चाहिए, सब्जेक्ट पता होना चाहिए। दूसरी बात है आपको ये पता होना चाहिए कि उस सेंटेंस में कोई एक्शन हो रहा है या सब्जेक्ट की स्टेट बताई जा रही है। कोई एक्शन हो रहा है या सब्जेक्ट की क्या बताई जा रही है, स्टेट बताई जा रही है। और फिर तीसरी बात आती है, तीसरी बात है कि अगर स्टेट बताई जा रही है तो स्टेट प्रेजेंट की है, पास्ट की है या फ्यूचर की है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब डिसाइड करोगे। इज आएगा, वोज आएगा, विल आएगा, क्या आएगा। और अगर एक्शन है तो एक्शन की स्टेज क्या है, एक्शन अभी हो रहा है क्या, अगर हो रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, तो आईएनजी आएगा, इज एम आर वी वन आईएनजी। अगर एक्शन हुआ था तो V2 है, फिनिश्ड आएगा। अगर एक्शन होता है बार बार तो V1 या SES आएगा। अगर एक्शन हो रहा था तो was were V1 ING आएगा। या फिर कह दूं अगर एक्शन हो चुका है तो हैज है V3 आएगा। यानी हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए, किसी भी सेंटेंस का हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए तुम्हें इन बातों को समझना ही पड़ेगा। ये बातें पता होने के बाद ही आप बना सकते हो, नहीं तो नहीं बनेगा।
सबसे पहले पता करना पड़ेगा सब्जेक्ट कौन है, फिर पता करना पड़ेगा वर्ब स्टेट बता रही है, एक्शन बता रही है, और वो कौन सा एक्शन है ना। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, या मैं इंग्लिश पढ़ता हूं, या मैं इंग्लिश बोलता हूं। पढ़ाने का एक्शन है, पढ़ने का एक्शन है, बोलने का एक्शन है, या मैं इंग्लिश लिखता हूं, लिखने का एक्शन है, या मैं इंग्लिश सुनता हूं, इंग्लिश सुनने का एक्शन है। वो एक्शन है कौन सा, उस एक्शन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और फिर क्या करना पड़ेगा, अगर तो स्टेट बताई जा रही है सेंटेंस में, मान लो सेंटेंस में स्टेट बताई जा रही है, तो फिर आप उसका क्या पता करोगे, टेंस पता करोगे कि स्टेट प्रेजेंट की है, पास्ट की है, या फ्यूचर की है। फिर आप ये बात पता करोगे। फिर आप ये पता करोगे कि स्टेट जो है वो प्रेजेंट की है, पास्ट की है, फ्यूचर की है। और बेटा अगर मान ले एक्शन बताया जा रहा है, तो फिर तुम उस एक्शन की स्टेज पता करोगे कि एक्शन की स्टेज क्या है। एक्शन हो रहा है, एक्शन हुआ था, या एक्शन होएगा, या एक्शन हो चुका है। इसके अकॉर्डिंग आप वर्ब की फॉर्म डिसाइड कर पाते हो। इसके अकॉर्डिंग आप क्या डिसाइड कर पाओगे, इसके अकॉर्डिंग आप वर्ब की फॉर्म को डिसाइड कर पाओगे। ये कुछ बेसिक सी बातें हैं, जो बातें आपको समझनी चाहिए। ये बातें समझने योग्य हैं आपके। यानी एक्शन पता करने के बाद तुम्हें क्या पता करना पड़ेगा, स्टेज ऑफ एक्शन। तुम्हें एक्शन की स्टेज पता करनी पड़ेगी। फिर एक्शन की स्टेज पता करनी पड़ेगी। एक्शन की कई सारी स्टेजेस हो सकती हैं। एक्शन की कई सारी स्टेजेस हो सकती हैं बेटा। हो सकता है वो एक्शन बार बार होता हो, यानी एक्शन कैसा हो, रिपीटेड हो। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, कल भी पढ़ाई थी, आज भी पढ़ा रहा हूँ, आगे भी पढ़ाऊंगा, ये मेरा रिपीटेड एक्शन है। हो सकता है वो एक्शन फिनिश हो लिया हो, फिनिश्ड। जैसे मैं जब स्टूडेंट था, जब मैं कॉलेज में था, तब मैं मैथ पढ़ाता था, मेरा मैथ में इंटरेस्ट था, तो अपने साथ के बच्चों को भी मैं मैथ्स पढ़ाता था। और मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में था, तो 9 10 +1 +2 वालों को मैं मैथ्स पढ़ाता था। तब तक इंग्लिश में इतना इंटरेस्ट था ही नहीं। तो मैंने बोला मैं मैथ पढ़ाता था, ये मेरा फिनिश्ड एक्शन है। अब नहीं पढ़ाता, अभी एक्शन जा लिया, पढ़ाता था फिनिश्ड एक्शन को डिनोट करता है मेरे। या फिर मान लो मैं कहूँ मैं पढ़ाऊंगा, मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, मैं जर्मन पढ़ाऊंगा, मैं आपसे कह रहा हूँ मैं जर्मन भी पढ़ाऊंगा, तो मान लो ये मेरा कैसा एक्शन हो गया, ये मेरे फ्यूचर का एक्शन हो गया यार। ये मेरे फ्यूचर का एक्शन हो गया। इन द सेम वे हो सकता है एक्शन प्रेजेंट में क्या हो, ऑन गोइंग हो। ये रहा, वह खाना बनाती है, वह खाना बनाती है, पहला सेंटेंस। वह खाना, उसने खाना बनाया था, वह खाना बनाएगी, वह खाना बना रही है। हो सकता है एक्शन पास्ट का ऑन गोइंग हो, वह खाना बना रही थी, वह खाना बना रही थी, वह खाना बना चुकी है। यानी एक्शन कैसा हो सकता है, रिसेंट का फिनिश्ड एक्शन भी हो सकता है। तो जरूरी बात यह है कि आप इन एक्शंस की क्या समझ पाएं, स्टेजेस समझ पाएं। जरूरी बात यह है कि आप इन एक्शंस की क्या समझ पाएं, स्टेजेस समझ पाएं। आपके पेपर में एक एक सेंटेंस ट्रांसलेट करना नहीं आएगा, आपको पूरा पैराग्राफ ट्रांसलेट करना होगा। लेकिन अगर आपको ट्रांसलेशंस आती नहीं है, तो शुरुआत करने के लिए आपको सेंटेंसेस से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। फिर धीरे धीरे आप पैराग्राफ ट्रांसलेट करना सीख जाओगे, फिर ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, डन है। तो आज ना मैं बिल्कुल बेसिक बेसिक सी बातें तुम्हारे साथ में कर रहा हूँ। बिल्कुल बेसिक साधारण सी बातें मैंने की है कि कैसे आप सेंटेंस को बना सकते हो। 2 क्लासेस मैंने यूट्यूब पे एस्से की दी, 2 क्लासेस मैंने लेटर की दी, अब 2 3 4 क्लासेस मैं आपको ट्रांसलेशन की भी दूंगा, ताकि आपको एक आइडिया तो लगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बैच नहीं लेना चाहते। जैसे बैचेस चल रहे हैं, एसके क्लासेस लाइव एप्लीकेशन पर बैच हमारा ऑलरेडी चल रहा है। मिशन सिलेक्शन अजय भार्गव सर की जो टीम है, उस वही टीम यहाँ पे कोर्ट क्लर्क के लिए प्रिपरेशन करवा रही है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बैच नहीं लेना चाहते, वो चाहते हैं हम यूट्यूब से पढ़े। तो देखो बैच का क्या डिफरेंस है, बच्चे पूछते हैं। बैच का मतलब होता है कि सारी मेहनत टीचर ने कर ली, आप चुपचाप सुन लो, नोट्स बना लो, बात बन जाएगी। टीचर ने एक डेप्थ में चीजें करवाई, एक सिस्टमेटिक वे में चीजें करवा दी। यूट्यूब का मीनिंग क्या है, टीचर ने आपको चीजों की अंडरस्टैंडिंग करवाई कि ऐसे ऐसे चीजें हैं। वहां आपको मटेरियल निकालने में, उसको थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग ढालने में भी मेहनत करनी पड़ती है। ये डिफरेंस है। तो ये क्लास इसीलिए की जा रही है कि बच्चों को एक आइडिया लगे, जो बच्चा सेल्फ स्टडी करना चाहता है, कि इस तरीके से वो आगे बढ़ सकता है, चीजों को ऐसे आगे लेकर चला जा सकता है।
अब देखना, मैं एक छोटी सी टेबल बनाऊंगा, बहुत डेप्थ में यहाँ समझने की जरूरत नहीं है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, पास्ट इंडेफिनिट क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट क्या है। वो बातें अभी समझने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ग्रामर के पर्सपेक्टिव से समझनी पड़ती हैं। ट्रांसलेशन में उन बातों के बिना भी बात बन सकती है, चीजों को समझा जा सकता है। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ स्टेज ऑफ एक्शन, किसी एक्शन की स्टेज। किसी एक्शन की स्टेज। और इस लाइन को रब करना पड़ेगा हमें। मैं यहां लिखता हूं वर्ब की फॉर्म। एक्शन को अगर आप पहचान जाओगे तो एक्शन की स्टेज पहचानने के बाद अब जरूरी है कि आप रेलेवेंट वर्ब लगा पाएं। और अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आइडेंटिफिकेशन, कि आपको ये कैसे पता लगेगा कि ये एक्शन कौन से वाला है, आप उसे आइडेंटिफाई कैसे कर पाओगे, ये भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखना, समझना इस बात को तुम। मैंने सबसे पहले लिखना है कि कोई एक्शन हो सकता है जो रिपीटेड एक्शन हो। रिपीटेड एक्शन का मीनिंग है उस काम को बार बार किया जाता है। अगर रिपीटेड एक्शन है तो उसकी पहचान है। देखो सिर्फ यही पहचान नहीं है, इससे आगे भी और भी कई तरीके हैं। हो सकता है कि ये वाली लिस्ट से अलग कोई सेंटेंस हो, वो भी रिपीटेड हो। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि मैक्सिमम इसमें से निकल आएगा। मैक्सिमम टाइम आप इसकी हेल्प से पहचान सकते हो, लेकिन इसके अलावा भी आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी कि आप कैसे पहचानेंगे। तो देखना, मैंने लिखा रिपीटेड की पहचान होती है, स्कूल में टीचर ने सिखाया था बहुत पहले, ता ती ते। स्कूल में टीचर ने समझाया था हमें ये बातें बहुत सारी। देखना, वह गाना गाता है, वह गाना गाती है, वे गाना गाते हैं, ये ता है, ती है, ते है। ये दिखा रहे हैं कि एक्शन रिपीट हो रहा है, एक्शन बार बार हो रहा है। अगर कोई एक्शन बार बार हो रहा है ना, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हो, या फिर कभी कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा दिया जाता है। अब आप में से कोई बच्चा ये पूछे कि जी एस ई एस कब लगाया जाए, अब ये बेसिक ग्रामर की बातें हैं। एस सी एस का मतलब क्या है? एस सी एस का मतलब है कि अगर सब्जेक्ट संख्या में एक है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो ये वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। एस सी एस लगा के वर्ब सिंगुलर बनती है। एस सी एस लगा के वर्ब क्या बनती है भाई? सिंगुलर बनती है। ये बात आप समझ सकते हैं। दूसरे नंबर पे ये रिपीटेड एक्शन है। हो सकता है कोई एक्शन रिपीटेड नहीं है, एक्शन खत्म हो लिया, खत्म हो गया था एक्शन। एक्शन कैसा हो सकता है आपका? फिनिश्ड एक्शन हो सकता है। फिनिश्ड एक्शन का क्या मतलब हुआ यार? फिनिश्ड एक्शन का मतलब ये रहा स्कूल वाला रट्टा जो मैडम ने लगवाया था, थी, या फिर मैडम कहती थी थे। वह गाना गाता था, वो गाना गाती थी, वे गाना गाते थे। ये था थी थे वाली गेम है। यानी एक्शन फिनिश हो गया। एक्शन फिनिश हो गया तो तुम्हें एक बात पता है, फिनिश एक्शन को बताने के लिए तुम्हें मालूम है V2 का यूज होता है, तो हमने लगा रखा है फिनिश एक्शन के लिए V2 का यूज। तीसरे नंबर पे आपके पास हो सकता है कि कोई एक्शन कैसा हो, बेटा कोई एक्शन फ्यूचर में होने वाला है, अभी नहीं हुआ, ये काम फ्यूचर में होगा। ये फ्यूचर का पेंडिंग एक्शन हो सकता है। इसकी भी पहचान टीचर्स करवा दिया करते थे, गा, गे, गी। देखना, वह गाना गाएगा, वो गाना गाएगी, वे गाना गाएंगे। ठीक है। अब ये गा गेगी वाले का फंडा क्या है? फिर भाई सिंपल सी बात है, विल या फिर कभी कभी शेल, साथ में भी1 लगा दी जाती है। ये भी एक तरीका है। या फिर भाई ये लो, हो सकता है कोई एक्शन आपका जारी हो, प्रेजेंट में ऑन गोइंग हो। एक्शन प्रेजेंट में कैसा है? ऑन गोइंग है। ये एक्शन जारी है, प्रेजेंट में ऑन गोइंग है। तो प्रेजेंट ऑन गोइंग एक्शन को हमें कैसे पहचानना पड़ेगा? प्रेजेंट ऑन गोइंग एक्शन की पहचान है रहा है, रही है और रहे हैं। इसकी तो ये पहचान है यार। वह गाना गा रहा है, वह गाना गा रही है, वे गाना गा रहे हैं, इसकी ये पहचान है।
ट्रांसलेशन करने के लिए इन बातों को इस तरीके से समझना चाहिए। ट्रांसलेशन करने के लिए ये समझने की जरूरत नहीं है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। आप डायरेक्ट यूं समझो और आप सेंटेंस बना पाओगे। मैं बनवाऊंगा भी एक क्लास में, मैं आपके साथ ट्रांसलेशन करूंगा, मैं आपको ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा कि कैसे ट्रांसलेट किया जा सकता है। इज एम आर प्लस वी वन आई एन जी ऐसे। अब मान लो यार, हो सकता है एक्शन अभी ऑनगोइंग नहीं है, हो सकता है एक्शन पास्ट में क्या था, ऑनगोइंग था। एक्शन अभी ऑनगोइंग नहीं है, एक्शन पास्ट में ऑनगोइंग था, तो भाई उसकी पहचान ये रही, रहा था, रही थी, रहे थे। वह गाना गा रहा था, वह गाना गा रही थी, वे गाना गा रहे थे। तो बस ये वाली अगर वर्ब्स आ जाएं तो ये रहा, वॉज, वर, इवन, आईएनजी, ये लो। इन द सेम वे अब हमारे पास एक और है। देखो ऐसे एक्शन की और भी स्टेजेस हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि इतनी ही स्टेजेस हैं, स्टेजेस और भी हैं, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनको सीखना ही पड़ता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली हैं जिनको सीखना ही पड़ता है। तो देखना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रिसेंट का फिनिश्ड एक्शन हो। रिसेंट का फिनिश्ड एक्शन का मीनिंग क्या है? रिसेंट फिनिश्ड एक्शन का मीनिंग हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसकी भी पहचान है यार। चुका है, चुके हैं, चुकी है। तो हमें कुछ बेसिक सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये बेसिक सी बातें क्या हैं? ये बेसिक सी बातें हैं कि अगर किसी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में बनाना, अब जो बातें मेरे को आज करनी थी ऑलमोस्ट बातें मैंने कर ली है, अब आप आराम से मेरी बात को सुनेंगे शांति से। हिंदी से इंग्लिश बनानी है तो पहले सब्जेक्ट पहचानना सीखो। सब्जेक्ट पहचानने के बाद वर्ब पहचानो, ये पहचानो कि वर्ब एक्शन बता रही है या वर्ब स्टेट बता रही है। अगर वर्ब स्टेट बता रही है तो ये देख लो प्रेजेंट की स्टेट है, पास्ट की स्टेट है या फ्यूचर की स्टेट है, उस स्टेट के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी, इज एम आर, वॉज वर या फिर विल बी, शैल बी। अब आप एक्शन देखो, अगर वर्ब वहां सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कोई एक्शन बता रही है तो अब आप उस एक्शन की स्टेज को समझो। एक्शन की स्टेज क्या रहने वाली है? हो सकता है एक्शन बार बार होता है, बार बार होता है तो रिपीटेड है, उसके पीछे मिलेगा ता है, ती है, ते है, तो वी वन या वी वन के साथ एस सी एस लगा लेना। एस सी एस कब लगा लेना? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो तुम वर्ब को भी सिंगुलर बना लेना। फिर हो सकता है एक्शन रिपीटेड ना हो, एक्शन फिनिश्ड है, एक्शन हुआ था, हुआ था तो इसकी पहचान है था, थी, थे, फिर इसके पीछे वी टू लगा देना। हो सकता है एक्शन फ्यूचर में होगा, एक्शन अभी हुआ नहीं, एक्शन भविष्य में होगा, तो इसकी पहचान है गा, गी, गे, तो इसके पीछे क्या लगा लेना? विल, शेल प्लस वी वन। हो सकता है एक्शन प्रेजेंट का ऑनगोइंग एक्शन हो, ऑनगोइंग का मीनिंग एक्शन जारी है, तो इज एम आर वी वन आई एन जी लगा लेना, पहचान होगी रहा है, रही है, रहे हैं। हो सकता है एक्शन ऑन गोइंग था पास्ट का, तो आपने लगाया वॉज वर वी वन आई एन जी, पहचान बनी रहा था, रही थी और रहे थे। हो सकता है जो एक्शन है वो एक्शन कैसा हो? रिसेंट का फिनिश्ड एक्शन हो। रिसेंट के फिनिश्ड एक्शन का मीनिंग क्या हुआ? चुका है, चुकी है, चुके हैं, हैज, हैव प्लस वी थ्री बनेगा। एक बात और बताता हूं, हर बार यहां से आ जाए पहचान में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कोई ऐसा सेंटेंस हो जो रिपीटेड एक्शन हो लेकिन उसके पीछे ता है, ती है, ते है, ना है। वह आया है, अब ये आया है इस कैटेगरी में है ही नहीं, लेकिन वो यहां से बनेगा, इसका मीनिंग होता है वह आया है, का मीनिंग है वह आ चुका है। तो थोड़ी सी आपको सेंस भी लगानी पड़ेगी, लैंग्वेज में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी लगानी पड़ती है, थोड़ी बुद्धि का भी उपयोग होता है, वो यूसेज के थ्रू हम चीजों को सीखते हुए चलते हैं। आज मैंने आपको ट्रांसलेट करके नहीं दिखाए, आज मैंने ये सिखाया है कि ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। कल के सेशन में मैं आपको ट्रांसलेशंस करवाऊंगा, करके दिखाऊंगा कि देखो ऐसे आप ट्रांसलेट कर सकते हो। आज मैंने बताया कि ऐसे ट्रांसलेट किया जाता है, कल हम करेंगे, प्रैक्टिस करने वाले हैं ट्रांसलेशन की। 2 क्लास ऐसे की गई, 2 क्लास लेटर की गई,
2 क्लास ट्रांसलेशन की, 2-3 क्लासेस दूंगा, फिर 2-3 क्लासेस प्रेसी की दूंगा, ताकि जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो कोई बैच बाय नहीं करना चाह रहे, उन्हें एक आइडिया लगे कि चीज़ें कैसे पूछी जाती हैं और कैसे वो चीज़ों को सीख सकते हैं। ये बातें उन बच्चों को समझनी समझनी चाहिए। और अगर आप बैच बाय करना चाहते हैं, आपकी मर्जी है भाई, तो एसके क्लासेस हमारी एप्लीकेशन है, लाइव एप्लीकेशन है, जिसके ऊपर क्लासेस स्टार्ट हो गई है। 4 टीचर्स हैं जो इसके ऊपर सिलेबस करवा रहे हैं। इंग्लिश का, जीएस जीके का, सब चीज़ों का सिलेबस आपको करवाया ही जाएगा। एसके क्लासेस पे ऑल कोर्सेज में जाइए, वहां पे आपको पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के नाम से बैच मिलेगा देखने को। उस बैच से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो हमारे बैच से। और अगर बैच से रिलेटेड कोई क्वेरी कुछ पूछना चाह रहे हो, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखो एक बात और समझना, चीजें थोड़ी सी स्पीडली करवाई जा रही हैं क्योंकि टाइम नहीं है ज़्यादा। हम ऐसा मान रहे हैं कि 30 जुलाई तक सिलेबस खत्म कर देना चाहिए। अगस्त में हम मान रहे हैं कभी भी पेपर हो सकता है, पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। तो हो सकता है आपको क्लास थोड़ी स्पीडली लगे, या आपको लगे कि ये प्रैक्टिस और करवानी चाहिए थी, तो थोड़ा सा खुद भी काम कर लेना। बिल्कुल स्पून फीडिंग के भरोसे में ना रहो यहाँ। क्यों? क्योंकि टाइम कम है, तो टीचर रास्ता दिखा सकता है, उस पर चलना तुम्हें ही पड़ने वाला है। तो मैं आज के सेशन को यहीं पे एंड करूंगा। यहाँ से आगे की बातें हम कल के सेशन में करने वाले हैं। लेट्स कॉल इट अ डे।